बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जिसमें पंजाब और केपी में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 3-2 से यह फैसला आया। 5 रुकनी बेंच था, 5 में से 3 जज साहिबान ने यह कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम है, जबकि 2 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट जो है वह सारे फैसले के अंदर शामिल किए। इससे कबल जो है ये बेंच 9 रुकनी बनाया गया था, 9 में से 4 जज साहिबान ने माजत कर ली। हुकूमत का इस हवाले से कहना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे और फैसला जो है वो अवाम के सामने है, जिसमें 4-3 से फैसला है। 4 जज साहिबान इस केस से ही हट चुके हैं और 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने का कहा है। जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी इसकी तशरीह के पढ़े जाने के हवाले से ज़ोर दिया और उनका कहना था कि फ़ैसला 4-3 का फ़ैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो हमारे सामने आया, जो हमारी मालूमात के मुताबिक 3-2 का फैसला है। यानी 3 जज साहिबान 5 रुकनी बेंच में से कह चुके हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने जो है वो ज़रूरी होंगे। आज प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ैसला कैसा है। हमारे प्रोग्राम में जो हमारे आईनी माहिरीन आएंगे उनसे बातचीत करेंगे और इसकी लीगैलिटी के हवाले से बात करें। हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा है उसका कहना यह है कि ये 4-3 का फैसला है, ना कि 3-2 का फैसला है। सो इसको भी आज मौजूद बहस लेके आएंगे। सदर के इख्तियारात के हवाले से आज बातचीत हुई। फैसले के अंदर भी कुछ चीज़ें सामने आई, कुछ चीज़ें जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी हम चाहेंगे हमारे मेहमानों से मिल पाए। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, वकील हैं, बहुत जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, बहुत सारे आईनी मामलात को बखूबी समझते हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस पर मुबारकबाद भी दी है और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है और साथ ही साथ आप जानते हैं जो जेल भरो तहरीक थी उसको यहीं पे ख़त्म किया गया है। फैसले के हवाले से बताइएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? 3-4 का फैसला है या 2-3 का फैसला? व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम द फैसला? नहीं, इसमें तो ये बिल्कुल 3-2 का फैसला है और 3-4 का तो फैसला नहीं है, ना वो किया जा सकता है उसको ऐसा इंटरप्रेट। ये आइन और कानून के मुताबिक जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो तो बिल्कुल ठीक है। और जो तमीज़ुद्दीन केस के बाद स्पीकर आज गए हैं तो नजरिया जरूरत आज सुप्रीम कोर्ट ने दफन किया है और इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है इन्हीं मुद्दत के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए भी और बनता भी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, जो अब जैसा हुकूमत है, ज़ाहिर है उसमें वज़ीर कानून साहब भी, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है, वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। अब उनके पास या उनके नज़दीक, ज़ाहिर है वो भी आईनी माहिर है, कोई ना कोई रीज़न या जवाब तो होगा, जिसमें वो 4 जज साहिबान का बेंच से अलहदा हो जाना, इख्तलाफी नोट का सामने आना, डिसेंडिंग जो है वो रिमार्क से सामने आना, इसकी लीगैलिटी क्या है, अगर लोगों को आप समझा सकें, हमारे नाज़रीन को। नहीं, ये जो लॉ मिनिस्टर साहब की इंटरप्रिटेशन है वो तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। जैसे सब इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बिल्कुल कानूनी तौर पे सही नहीं है। और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, 5 मेंबर बेंच है, 3-2 का फैसला है। जो पुराने जज साहबान के नोट्स हैं वो तो नहीं पढ़े जा सकते। अगर इस किस्म की जो है वसूल अपनाया जाए तो फिर 2 जजेस जिन्होंने सो मोटो लिया था जिनकी नोट पे, वो नोट भी ऐड होगा तो फिर 5-4 का फैसला पढ़ा जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये मज़ा का खेज बात है। 5 मेंबर बेंच में 3-2 का फैसला है, वो उसी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और उसी तरह से पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब ये फरमाइएगा सर कि ज़ाहिर है ये हुक्म तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होनी है, अमल होना है। अब अमल के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने उज़र या अपने जो भी उसके कंसर्न्स हैं वो पेश कर चुका है। हुकूमत तो खैर उसको मानने से भी इनकारी, जो हमारी डिस्कशन हुई है, अगर इसके ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं होता जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़ाहिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो ये नहीं करेंगे। अब जो नहीं करेगा उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? कार्रवाई मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? देखिए, कौन नहीं करेगा ये तो ज़ाहिर है बड़ा एक मफरूज़ा सवाल है। इस पे तो कैसे बात की जा सकती है जब तक कोई चीज़ सामने ना हो। इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक इत्तला आ रही है वो तो इस फैसले पे अमल दरामद करना चाह रहे हैं और वो अमल दरामद करेंगे और मुशावरत का अमल भी वो सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आज जो है वो खबरें ये चल रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साफियों से मुलाकात भी हुई है और वहाँ पे ये बातें हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन समेत कोई भी जो इदारा है इस को वायलेट करेगा। जो वायलेट करेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस हैं, कॉन्सिक्वेंस पे उनको देखने पड़ेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं चौधरी साहब कि अब सदर के इख्तियारात के हवाले से जितना मैं पढ़ पाया हूँ इसको, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, इन अ सेंस के क्या ऑनवर्ड सदर ही फाइनल उस आइनी मनसब पर बैठे होंगे, जो डेट वो अनाउंस करेंगे इलेक्शन की उसको होना होगा, या इन बिटवीन जो एक कन्फ्यूजन थी बहुत सारे हलकों के अंदर, आइनी हलकों के अंदर के जी आइन के आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 57 सब क्लॉज 1 है उसके मुताबिक सदर साहब नहीं इख्तियार रखते कि वो डेट अनाउंस करें। आपको क्या मतलब आपका क्या कहना है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर अबाउट इट? प्रेसिडेंट की पावर को तो आज उन्होंने एब्सोल्युटली क्लैरिफाई किया है कि अगर गवर्नर जो है, जहाँ पे असेंबली डिसॉल्व करेगा गवर्नर, आर्टिकल 105(3) के तहत, तो जैसे केपी में हुआ है तो गवर्नर ही मिजाज है डेट देने का, और केपी के गवर्नर ने डेट ना दे के अपनी आईनी जिम्मेदारी को तोड़ा है, ब्रीच का लफ्ज यूज किया है। और जहाँ पे असेंबली जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, यानी गवर्नर उसमें असेंबली मंजूर नहीं करते, तो फिर आर्टिकल 57(1) के तहत प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके डेट देगा। इसीलिए पंजाब में जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन की डायरेक्शन है, और केपी में गवर्नर के साथ। अच्छा, ये बताएं कि अब इस सारे मामले में चौधरी साहब जो एक बड़ा मसला बना रहा वो था कि फाइनल अथॉरिटी कौन सी है जो इलेक्शन की तारीख अनाउंस किया करेगी। तो इस सारे फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को ही कंसिडर किया जाएगा कि वो ही पाबंद होगा तारीख अनाउंस करने का, या अभी भी अभाम है इस हवाले से? नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं। इलेक्शन ऑनवर्ड हतमी तारीख इलेक्शन की कौन अनाउंस करेगा? जाहिर है ये मौजूद बहस रही चीज़। मैंने अर्ज किया ना कि वो क्लैरिफाई किया कि अगर आर्टिकल 105(3) के तहत अगर गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करेगा तो फिर गवर्नर देगा, अगर गवर्नर असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगा ऑटोमेटिकली 48 आवर्स के तहत, आर्टिकल 112 के तहत और 58 के तहत, अगर असेंबली 48 आवर्स में वो डिसॉल्व होती है तो फिर प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके आर्टिकल 57 के तहत वो डेट देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, अब ये जो सारा मामला है, इस मामले में बहुत सारे इसके पॉलिटिकल भी ऑप्टिक्स हैं और इसके डायनामिक्स हैं, और मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है, या यूँ कह लीजिए जो पीडीएम इस वक्त जो चल रही है सारी, उनका कहना ये है कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब या उनकी जमात को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स जो हैं वो दी जा रही हैं और दी गई हैं। जलसों के अंदर ऑनरेबल जज साहिबान की तस्वीरें भी चलाई गई, एक लंबा चौड़ा खिताब भी किया गया, मुनज़्ज़म तरीके से उनके ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन में अगर मैं कहूँ तो वो की गई। आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा है अदलिया को, किसी कंटेम्प्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, कंटेम्प्ट हो नहीं रहा? कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? अदलिया पे हमले किए जा रहे हैं, प्रोवोक तो नहीं किया जा रहा, अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, अदलिया को तकसीब करने की साजिश तैयार की जा रही है। पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो सोची समझी साजिश है जो अदलिया के खिलाफ रचाई जा रही है, और अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। हर मतलब प्रोवोक करने की बात ही कोई नहीं, तो इसमें जो है वो करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और लेकिन कोई चौधरी साहब कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी। इससे कबल तो हमने इमरान खान साहब का देखा, दहशतगर्दी समेत उनके ऊपर कंटेम्प्ट चार्ज भी लगे मजिस्ट्रेट साहब आईजी साहब के हवाले से जो उन्होंने जलसा आम के अंदर कहा था, उन रिमार्क्स में इनमें बड़ा फ़र्क है। उस वक्त तो फ़ौरन कानून हरकत में आया, अभी खामोशी सी है, या कोई मसला है या मसलहत है? क्या लगता है आपको, क्या वजह है? देखिए, मुनासिब वक्त पे ये टेकअप होगा। अच्छा। और मेरे ख्याल में ये अनअटेंडेड तो नहीं जाएगा। अनअटेंडेड नहीं जाएगा, या ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर आपने फरमाया कि उन्होंने सारे प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कराने हैं और जल्द से जल्द जो है वो उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। अब जनरल इलेक्शन भी सर पे हैं और उनमें चंद ही महीनों का गैप है। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि हो सकती है कि जनरल इलेक्शन को इसके साथ क्लब कर दिया जाए, इसको जनरल इलेक्शन के साथ क्लब कर दिया जाए, या नहीं, जो फैसला आ गया पहले ये होंगे और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे? आइन में तरमीम के बगैर तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और आइन की तरमीम के 2 तारीख अक्सरियत चाहिए होती है, और 2 तारीख अक्सरियत नहीं बनेगी ये मामला नहीं हो सकेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे फैसल चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यकीनी तौर पे ये बड़ी अहमियत का हामिल है आज का आने वाला फ़ैसला, और आज के आने वाले फ़ैसले के हवाले से जो 5 रुकनी बेंच है उसमें से 3 जज साहिबान ने फ़ैसला दिया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना आइन और कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की, तमाम कंसर्न क्वार्टर्स की, और 90 रोज़ के बाद ये इंतखाबात या 90 रोज़ के अंदर ये इंतखाबात जो है वो हो जाने चाहिए।
जबकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के बैनर तले जो ऑपरेट कर रही है इत्तेहाद की सूरत के अंदर, उनका कहना यह है कि ये 3-2 से फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला जो है वो 4-3 से आया है। और उसके अंदर 4 जिन जज साहिबान के हवाले से वो या उनकी रीज़निंग दे रहे हैं, उसके अंदर जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट दिए, और 2 जज साहिबान इसमें हैं जिसमें जमाल मंदोखेल साहब हैं, जिसके अंदर दूसरे या अफरीदी साहब हैं, जिसके अंदर ऑनरेबल जज अतर मिनुल्लाह साहब हैं। इन लोगों ने इस बेंच की फॉर्मेशन, इस सुओ मोटो के हवाले से भी कंसर्न्स हैं जो रेज़ किए थे और इस बेंच से जो है वो पीछे हट गए थे। बहरहाल इसके जो मज़ीद मामलात हैं उसके हवाले से बातचीत करते हैं। भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जिसमें पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर कराए जाने के अहकामात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अज़हर सदीक़ साहब, ज्वाइन किया उन्होंने हमें प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया अज़हर सदीक़ साहब, माहिर कानून है, वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा सर कि सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, बतौर वकील आपका ओपिनियन, बड़ा डिटेल लोग उसके मुंतज़िर हैं। ये फरमाइए कि इस फैसले को आप कैसा देखते हैं, कितना मुफस्सल है, कितना एक्सप्लेनेटरी है और कितनी कन्फ्यूजन्स हैं जिसके ऊपर ये क्लैरिटी दे रहा है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। मैं चूंकि सारे केस से लाहौर हाई कोर्ट से इन्वॉल्व हूँ, बल्कि अभी तो लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तें नहीं गई थी। मैंने गवर्नर, वजीर आला, यानी बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको खत लिखे, मरासले अरसाल किए कि इलेक्शन की डेट दें, या आईनी तकाजा है। जब इन्होंने किसी ने तारीख ना दी, मैं फिर लाहौर हाई कोर्ट में गया और पहली समाअत 10 जनवरी को हुई, दूसरी 3 फरवरी को हुई, तीसरी 9 फरवरी को हुई और चौथी 10 फरवरी को हुई। जब IG चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन अपना डेट देंगे, जो भी तारीख आएगी उसमें हम इलेक्शन करवा देंगे, और आर्टिकल 220 के तहत। और फाइनली आपको पता है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा था, गवर्नर इनकार कर रहा था, चूंकि असेंबली मैंने तहलील नहीं की है, अल्टीमेटली जब देखा कि सारे इनकार कर, और याद रखिएगा वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर सारे एक पेज के ऊपर थे। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पेरम्बरा असूल को, और ये वही असूल है पहले बताता चलूं कि जिसमें आपको याद होगा हमजा शरीफ का हलफ जो है ना सदर ले रहे थे ना गवर्नर ले रहे थे। तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हमजा शरीफ के केस में कि स्पीकर कौमी असेंबली हलफ ले, और आपने देखा कि स्पीकर कौमी असेंबली के हलफ लिया। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ। तो उस वक्त ये फैसला हो गया। इस फैसले पे अमल दरामद ना शुरू हुआ। मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। तौहीन अदालत की दरखास्त पे 15 फरवरी को नोटिस हुआ 23 के लिए। इसके अलावा जो कि अमल दरामद नहीं कर रहे थे, मैंने सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 का लिखा था कि वो इलेक्शन की वोट डेट दे दें। फिर एक आईनी दरखास्त दायर की जिसकी समाअत 14 के लिए आई। अदालत ने कहा कि वो अमल दरामद कर रहे हैं, मैंने वो दरखास्त वापस ले ली। फिर दोबारा 17 को मैंने दायर की, और ये 20 तारीख वाले दिन सेक्शन 57 के हवाले से ये दरखास्त की समाअत हुई। जनाब जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शफी ने नोटिस किया और ये मामला डिवीजन बेंच के पास चला गया, जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील इन्होंने 10 के फैसले की 16 को पहली समाअत हुई। 16 से 21 को चला गया। 21 को मैं पेश हुआ। मैंने कहा कि इसका डे टू डे फैसला किया जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल या बाकी साहब ने डेटें मांगी और मामला 27 के लिए चला गया। अब ये वो सारे मामले जो डिले हो रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आज खुद नोटिस लिया, और आज खुद नोटिस बिल्कुल ठीक लिया है, क्योंकि वजह है कि 90 दिन के टाइम है। 90 दिन में से उस वक्त तक, यानी अगर आप आए, बहुत सारे जज साहबान कह रहे हैं कि ये नहीं बनता था आज खुद। मैं इस पे अलग आपसे बात करूंगा, प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए 23 तारीख तक जो है ना, 23 फरवरी को अदालत ने जब आज खुद नोटिस लिया, 14 तारीख को असेंबलियां तहलील हो चुकी थी, 17 दिन ये हो गए थे और 23 वो दिन लगाए, तो टोटल अगर आप हिसाब लगाएं 40 दिन गुजर चुके थे। 90 दिन का ये प्रोसेस था सारा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। सेक्शन 57 के तहत 52 दिन का इलेक्शन स्केड्यूल है और 7 दिन में 61 दिन वो चाहिए, तो वो तो 90 दिन की लिमिट वायलेट हो रही थी। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आना, सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस में आया। 2 आईनी दरखास्तें भी दायर हो चुकी थी, और मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुआ, मैं शेख रशीद साहब की तरफ से लाहौर रजिस्ट्री से, तो वहां मैंने ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी कि ये इशू है,
ये मामले हैं। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जायज, और आज चले मैं अब इस बात को कंक्लूड करके इस फैसले की तरफ आता हूं कि ये फैसला जो है ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। और ये जो हम कह रहे हैं ना डाइसेंटिंग व्यू, 4 मेंबर, 4-3 का क्या सर कहानी है, जरा तो उसकी आईनी हैसियत बताएं ना क्या है। देखिए वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो कह रहे हैं 4 मेंबर का फैसला कहां से आ गया। पहले बेंच बना 9 मेंबर, 9 मेंबर बेंच टूट गया, जिसमें 2 जजेस ने कहा कि आईनी दरखास्त नहीं बनती या उसको नोटिस नहीं बनता है, बाकी जजेस ने कहा। फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या हुआ कि जो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है मेजॉरिटी फैसला। मेजॉरिटी ने कहा कि नया बेंच बने, और 9 के 9 इनमें इन जजेस के भी दस्तखत हैं कि नया बेंच बने, तो वो बात खत्म हो गई। अब वो जो एक जज का फैसला अलहदा लिए फिर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर ये मामला 5 मेंबर बेंच के पास गया। 5 मेंबर बेंच ने कहा क्या है, 3 मेंबर बेंच ने कहा पैरा 14 के अंदर सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी है, वही तारीख है पंजाब असेंबली के इलेक्शन की, और मिनिमम पॉसिबल अगर अपना कुछ टाइम आगे पीछे करना चाहते हैं, जो कंफ्यूजन रही कानूनी तौर पर, तो उसको थोड़ा बहुत आगे, लेकिन ये कहा गया 90 दिन के अंदर इलेक्शन। और जो 2 मेंबर बेंच जिसका कहा जा रहा है इख्तलाफी नोट है, उन्होंने भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन का कहा है। वो कैसे? उन्होंने अपने पैरा 3 में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में जो हम फैसला ले चुके हैं उस पर अब वो फाइनल वो यानी वो जो है ना फील्ड के अंदर मौजूद है और उस पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा, और वो क्या है उसने भी 90 दिन का कहा। तो दोनों बेंचेस का देखा जाए, ये मैं कल से कह रहा हूं, मेरे सुबह के प्रोग्राम देख लें, कल का मैंने ये कहा था कि 5 मेंबर बेंच का कंसेंसस है। बाकी अगर इख्तलाफ है तो इख्तलाफ तरीकाकार होगा कि सदर ने डेट देनी ले, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो बात वाज़ेह होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने असेंबली खुद तहलील की। अच्छा, वो जैसा कहते हैं कि गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है, कोई कार्रवाई होती है इसमें? कानून क्या कहता है? देखिए, मैंने तो गवर्नर पंजाब के अगेंस्ट भी आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी और हलफ तोड़ने के खिलाफ गवर्नर केपी को रिमूव किया जा सकता है, और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि गवर्नर केपी को रिमूव कर ले उनके ओहदे से। वो इस लायक नहीं है, वक्त आ गया है, ये भी देखना पड़ेगा। याद रखिएगा गवर्नर लगाने के स्टैंडर्ड कोई नहीं है, किसी पीएन को चपरासी को भी लगा सकते हैं आप गवर्नर, कोई ये नहीं है। चले खैर, वो ज़रा कोई ऐसा चाहता तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आइनी लीगैलिटीज़ है पूरी करती है, तो फिर ज़ाहिर गवर्नर के मनसब तक बैठते हैं, बड़ा आइनी एक मनसब है गवर्नर का। नहीं, लेकिन मुर्जा साहब, यहाँ आपने जो गवर्नर लगाए हैं उनसे जरा आप समझ के देख ले, उन्हें आईना आता भी है कि नहीं आता। जब उनको आईनी कोई पता नहीं है तो गवर्नर क्या करनी है? गवर्नर साहब ने तो कहा ना पंजाब के अंदर, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो तोड़ी नहीं असेंबलियाँ। उन्होंने तो आपके सामने, आप वहीं पर मौजूद थे, रीज़न उन्होंने पेश किया, तो और मुशावरत के अंदर भी ज़ाहिर है वो शामिल तो हुए, लेकिन ही सेट के जब मैंने किया नहीं है तो फिर किस तरह इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, या मैं किस तरह तारीख दे सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं चाहता हूँ आप ज़रा वजाहत उसके ऊपर भी करें। कहीं पे कोई इस हवाले से डिस्कशन हुई कि इंटरिम सेटअप फिर क्यों आ गया, वो क्यों ऑपरेट करने लग गया अगर गवर्नर ने समझा? ये मैंने बहस की है। आर्टिकल 105 और 112 जब पढ़े तो बड़ा क्लियर है कि जब असेंबली तहलील होगी सबसे पहले तारीख देनी है, लफ्ज लिखा है पोल डे, और उसके बाद निगरान सेटअप है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने जो कि गवर्नर ने तारीख देनी थी फिर निगरान बनना था, वहां तो निगरान सेटअप ही गैर कानूनी है। उसकी कोई, किसी ने अगर चैलेंज किया तो निगरान सेटअप सारा फारग हो जाएगा, और वो निगरान सेटअप भी 90 दिन के लिए है, सिर्फ 90 दिन के लिए निगरान सेटअप है। 90 दिन के बाद तो उसकी वैसे भी आईनी और कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। पंजाब के अंदर भी यह सवाल मैंने उठाया था, और मैं आज भी इस बात में कायम हूं कि उसकी इंटरप्रिटेशन यही है। जैसे देखिए, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने ढेर सारी कर दी थी। पंजाब के अंदर तो ये हाल हुआ है कि आपने एडवोकेट जनरल दफ्तर बदल दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी कर दी। ये सारा कुछ तो नहीं हो सकता था ना। ये करना भी चाहते हैं तो इसके लिए रास्ते बड़े कम है। अगर आप समझना चाहें इस बात को, तो असूली तौर के ऊपर मैं समझता हूं जो जनाब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आइन ने दरवाजा खटखटाया, बिल्कुल ठीक कहा था। अब आइन और कानून की जीत हुई है, और ये मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए वजीर कानून, आ जाए जो मर्जी आ जाए। 4-3 का फैसला, इसकी तशरीह पढ़े, जिसको एतराज है वो जाके तशरीह पढ़े। 4-3 का फैसला वजीर कानून ने कहा। ये ओह, मैं वही कहना चाहता हूँ यानी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे बता दे उन्हें कि 4 जजेस ने दस्तखत किए हैं या 5 जजेस ने किए हैं। 5 जजेस उन्होंने दस्तखत किए हैं, और ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है। मैं फिर बताता चलूं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो होता है ये 5 मेंबर बेंच का, 2 अगर इख्तलाफ भी करे ना तो कानून की रोह से ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है। और वो इख्तलाफ जो देख रहा है, जो इख्तलाफ करे
अगर कोई उनकी तादाद जब ज्यादा हो जाए तो फिर वो होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है। अच्छा, एक सर एक चीज़ मैं आपकी बात समझ गया। एक चीज़ बड़ी अभी भी जो है ना मैं चाहता हूँ उस पर क्लैरिटी दें। जो फैसला आया उसके अंदर सदर को एब्सोल्यूट पावर मुझे तो दिखती नज़र आ रही है कि सदर अगर सारी जगहों से आप ट्राई कर लें और आपको डेट ना मिल पाए तो सदर इज़ दी एब्सोल्यूट और डिवाइन पावर जो कि डेट देगी। ऐसा ही है या इसके अंदर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? क्योंकि लोग कुछ लोग अगर मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि नहीं जी अभी क्लैरिटी नहीं दी गई इस फैसले के अंदर सदर के इख्तियारात के हवाले से, तारीख के हवाले से। मुर्तज़ा साहब चूंकि यहाँ कानूनी बहाम एक पैदा किया गया कि अगर असेंबली अपने आप तहलील हो जाए तो गवर्नर ने नहीं डेट देनी। वो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट का, जिसके अंदर जिक्र है कि सदर ने असेंबली या असेंबली की तारीख देनी है। 57 में लिखा हुआ है, ये हमने नहीं लिखा। ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 में बना था और उसके अंदर तहरीर है। इससे पहले ये सेक्शन 11 होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। तो अगर आप उनको देखें, उनको पढ़ें तो ये बात बड़ी वजाहत के साथ समझ आ जाती है कि ये काम ही सदर का। और देखिए इसको समझना कैसे है, डेट देने वाला जाती हुई हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। जाती हुई हुकूमत जा चली गई है और ये काम जो है वो जिम्मे आना है। इसीलिए सदर और गवर्नर जो है ये नॉन पार्टीजन होते हैं, किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक नहीं होता और उन्होंने अपना ये तारीखें देनी है। अब गवर्नर भाग गया या गवर्नर ने आइन तोड़ दिया या गवर्नर ने आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी की तो उसको रेस्क्यू सदर ने करना है। और सदर का सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा के साबित कर दिया कि सदर, और ये मैं सदर को खत लिख चुका हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैंने सदर पाकिस्तान को खत लिखे बार बार कहा है कि आप डेट दें और मैं हर दफा पीछे पड़ा रहा हूं। और ये अब लाहौर हाईकोर्ट के सामने सुबह कल तौहीन अदालत लगी हुई है कि अभी तक इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी है आपने। और वो अब उसके अगर इस चीज को अगर सामने रख के बात किया जाए तो वो फ्रक्टिफाइड हो चुकी है। अच्छा सर, इख्तलाफी नोट बहुत डिस्कस हो रहा है, 7 मंदरजात है, मैं लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। असखुद नोटिस लेने की कोई वजह नज़र नहीं आती, पहला। दूसरा है कि असखुद नोटिस जल्दी में लिया गया। तीसरा ये कि असखुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। चौथा ये कि मामला हाई कोर्ट्स में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। पाँचवां ये कि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी थी। छठा ये कि हाई कोर्ट्स में मामला असखुद नोटिस की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। और आखिरी ये कि हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्दी फैसला करें। क्या कहेंगे इख्तलाफी नोट के हवाले से सर? अच्छा, पहली तो बात बता दूं कि ये एक भी तारीख ऐसी नहीं है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर कि जो अज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हूं। अच्छा, 27 तारीख वाले दिन जब ये मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप फैसला करें, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, इसको आप सिनेडाई एडजर्न कर दें। यानी जब वो कोई जिंदा होगा तो फिर आप ले आइएगा। तो ये भी गलत था, ये भी असूली तौर पर गलत था, ये तो नहीं हो सकता था। यहाँ तो बुनियादी तौर पर ये बात सामने आनी थी कि उसको डे टू डे सुनते और फैसला करते। लेकिन अब तो वैसे अब तो जो कि अब अहम जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डेट देने का इख्तियार सदर के पास है। तो वैसे भी आईनी दरखास्त और इंट्रा कोर्ट अपील भी यही थी कि सदर जो है वो बाकायदा इलेक्शन की डेट जो है गवर्नर मुशावरत से नहीं दे सकता, दोनों का ये काम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आसान कर दिया। इनकी इंट्रा कोर्ट अपील अगर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट में असूली तौर पर खत्म हो गई है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? वैसे आप ज़ाहिर है कानूनी बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे सियासी ऑप्टिक्स भी होते हैं। इलेक्शन करने का हुक्म आ गया, 4-3 का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इसके ऊपर अमल नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो तज्जिया तबसरा सोशल मीडिया पे भी खैर चल रहा है, टेलीविजन पे भी मैं देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। अगर नहीं होता देन व्हाट विल हैपन? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के अपनी जजमेंट के अंदर मौजूद है, इस पर अमल दरामद नहीं होता तो जहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी वहाँ जो है वो बाकायदा जो है गवर्नर भी अपने ओहदे से चले जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी है उनको भी अपने ओहदे खोने पड़ जाएंगे तौहीन अदालत को सामने रखते हुए। इस फैसले पर अमल दरामद तो करना है। आईने पाकिस्तान की असल शक्ल आपने बहाल करनी है। अगर आपने तहिया कर लिया कि हमने अमल दरामद नहीं करना तो वो एक वो जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन का इलेक्शन का। तो दोनों फैसले अगर मिलाकर पड़े तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन आने हैं। सिर्फ पंजाब गवर्नर की हद तक ये था कि गवर्नर के मशावरत का कहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सदर ने डेट दे दी है, तो वो भी हाँ भी दूर कर दिया हुआ है। तो मैं नहीं समझता वो चीज जो मॉडिफाई हो चुकी है, बड़ा सिंपल सा वे आउट है
चीजें आगे चलेंगी। अब अच्छा अजहर साहब, आपने भी कंटेम्प का जिक्र तो कर दिया, लेकिन कंटेम्प सर हर चीज़ में होता हम देखते नहीं हैं। वैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ आपका डेफिनेटली एक स्टडी इस सारे केस के हवाले से, लेकिन बहुत सारे कानूनी पहलू में मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ। जो भी रिसेंटली मरीम नवाज साहिबा ने जलसा आम के अंदर खिताब किया, ऑनरेबल जज साहिबान की तस्वीरें चलाई और जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट कही वो सारी आवाम के सामने, मैं शायद उसको रिपीट भी ना करूँ तो बेहतर होगा। कोई कंटेम्प्ट नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी समेत, कंटेम्प्ट समेत, आईजी जिसके अंदर और लोअर कोर्ट की मजिस्ट्रेट साहिबा के खिलाफ उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी, खैर जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है, बहुत फौरी तौर पे कानून हरकत में आया। इस पे खामोशी है, कोई वजह है, मसला है, मसलिहत क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 लोग जो हैं जिन्होंने 5 जजेस के बारे में, पनामा के बारे में बातें की, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, तीनों को तौहीन अदालत में सजा हुई और उन्होंने अपनी सीटें खोई हैं। अब मरियम के अल्फाज अगर देख लें तो सारे के सारे अल्फाज जो उनके तौहीन अदालत के जिम्मे में और जो 5, 6, 7 डिमांडें दी हैं, मैं उनका भी आप पोस्टमार्टम कर देता हूं। जो बिलावल ने बात की उसका भी, यानी बिलावल के हवाले से पहले आते हैं, उन्होंने कहा जी अदालती कत्ल हुआ उनके नाना का, भाई वो मार्शल दौर में हुआ था और आपको किसी ने रोका? इतनी दफा आपकी हुकूमत आई, PMNL की जो मर्जी कर लेते आप, जब आप कुछ कर ही नहीं सके आप किससे गिला करते हैं आप? फिर उन्होंने कहा कि जनाब, और वो अगर दूसरी तरफ देखा जाए, खुर्शीद शाह को नैब ने 2 साल बाद जमानत मिली, पता है आपको? एक दिन भी वो जेल नहीं, वो 2 साल अस्पताल में पड़े रहे। आप आ जाए सिराज दुरानी दे लें स्पीकर को, तो वो घर में उन्होंने सब जेल बनाया हुआ था, और यार तालसबा ले उन्होंने घर में सब जेल बनाया हुआ था। अब इस तरफ अगर आ जाए, मरियम नवाज को एवन फील्ड के अंदर बरियत मिल गई है, और आपने हुदैबिया के केसों में इनको इनका जो सलूक देखा है वो सामने है। 80% से ज्यादा केसों में इन्हें रिलीफ मिला हुआ है। हमजा शरीफ घर बैठा हुआ था, नैब की जमानत, वो घर बैठे जमानत मिल गई उनको, प्रोटेक्टिव बेल, और ये रिकॉर्ड पे है। फिर सागडार भगौड़े थे, इश्तिहारी थे, उनको, सलमान शहबाज को, नाजम जोकियों को, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको। इधर हमने इमरान खान को देखा, अब उस तरफ आते हैं इमरान खान की तरफ, तो ये है कि इमरान खान को वो मजिस्ट्रेट का एक थोड़ी सी बात क्या कर दी, तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, पनाम, और वो कहते नहीं बैलेंस करें, लेवल प्ले कर दिया। इमरान खान को आपने तोशाखाना में नायल कर दिया, वो नायल नहीं कर सकते थे, लाहौर हाईकोर्ट का सिंगल जज का फैसला आ गया हुआ है। फिर आपने प्रोविडेंट फंडिंग में कोशिश की, अब दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए, और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और दूसरी सिमत ये है कि अपना 1100 अरब के केस नैब में कानून में तरमीम करके वो माफ कर दिए गए, ECL में से लोगों के नाम निकाल दिए गए, और जो फायदे दिए गए, दूसरी तरफ इमरान तो फेस कर रहा है। प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपके सामने मैं तो लेके गया हूं ना इमरान खान साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालतों में पेश होना पड़ा, हाजिरियां लगानी पड़ी, जजेस को शक्ल दिखाना पड़ी, फिर जाके प्रोटेक्टिव मिलते, फांसी जमानतें मिली। सारा ज़ाहिर मंजरनामा सबने देखा, वो हमारे सामने ब्रॉडकास्ट ज़ाहिर सारे चैनल्स ने किया। आप मेरे साथ रहिएगा सर। अहमद पंसोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है वो। पंसोता साहब, ये तो एक फितरी सा ही अमल है कि जब कभी भी कोई फैसला आता है फाइनल किसी भी अदालत की जानिब से, तो एक पार्टी खुश हो जाती है, दूसरी नाखुश हो जाती है। इमरान खान साहब खुश हैं, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, इलेक्शन कैंपेन आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर कर दिया है, जेल भरो तहरीक ख़त्म कर दिया। लेकिन जो दूसरी पार्टी है हुकूमत, वो नाखुश है, नाराज़ है, नाला है, मेलाइन भी कर रही है अदालतों को, और उसका कहना यह है कि फ़ैसला ये 2-3 का नहीं है, यह फ़ैसला 4-3 का है, और इसके अंदर कोई आम शख्स नहीं, वज़ीर कानून साहब की स्टेटमेंट्स है, अटॉर्नी साहब की स्टेटमेंट्स हैं। आप कैसे देखते हैं फैसले को सर? तो पहली तो बात यह कि फैसला बड़ा खुशाइंद और अच्छा फैसला है, और दूसरा आइन की बालादस्ती का फैसला है। और अगर किसी भी पार्टी को आइन की बालादस्ती से प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स वो इस फैसले से डिसएग्री करेगी। वज़ीर कानून साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उनको ये वाला व्यू नहीं लेना चाहिए था, और इस फैसले को एज इट इज मनॉन एक्सेप्ट करना चाहिए था। और ये जो रेटरिक दिया जा रहा है कि ये 4-3 है, ये तो मेरा ख्याल है कि समझ से बाहर है कि इसको आप कैसे इवन प्रोपोगेट कर सकते हैं। पहले भी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो 2 जजेस जो है वो तो फंक्शन से फिशो हो गए थे, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया था। आज के बेंच में वो मौजूद नहीं थे, और अगर आज के बेंच का एक मेंबर का जो डाइसेंटिंग व्यू मान भी लिया जाए तो वो डाइसेंटिंग व्यू है, उसमें आप दूसरा व्यू कैसे खींच के ला सकते हैं? तो ये जो बात है सारी मेरी समझ से बालतर है कि क्यों इस तरह का व्यू जो है उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है। आपने मनोमान आइन को तस्लीम करना, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी जजमेंट नहीं दी कि उन्होंने खुद कोई चीज की हो, उन्होंने तो आइन के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी बल्कि तशरीह भी नहीं की, उसको लिख दिया एज इट इज, बता दिया कि आइन जो है वो क्या कहता है।
और वो हमने फॉलो करना है। अब अगर हमें उसमें भी फॉलो करने में प्रॉब्लम है, फिर तो मेरा ख्याल है कोई अपना ज़हनी हमें अपना चेकअप करवाना चाहिए, उस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये बताएं पंचोता साहब, कोई अभी ऑप्शन मौजूद है दूसरी पार्टी के पास कि वो कोई रिव्यू के अंदर मेरा ख्याल है जा सकते हैं, उसकी वाइबिलिटी पॉसिबिलिटी है, और अगर जाएंगे तो क्या यही बेंच है जो समाअत करेगा उसी, अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है? देखिए, रिव्यू में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आज लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था हम रिव्यू में शायद जाए ना, लेकिन रिव्यू में जा सकते हैं, बट रिव्यू में स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत ही कोई फ्लोटिंग एरर हो विच इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस नजर आए, ऐसे नहीं कि आप उठे और रिव्यू में चले जाओ। रिव्यू में स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, रिलीफ भी बहुत लिमिटेड होता है, तो आई डोंट सी कि इनको रिव्यू में कोई रिलीफ मिलेगी, और अगर रिव्यू फाइल भी करते हैं उससे जजमेंट की जो अमल दरामदी है वो नहीं रुकेगी, वो हर सूरत में होगी। जी सर। ठीक है, मेरे साथ एक अज़हर सदीक साहब। सर ये बताएं, इससे पहले हम बात कर रहे थे केपी के हवाले से कि वहाँ पे जो इंटरिम सेटअप मौजूद है, और आपने तो कहा कि अगर एप्लीकेशन पुटअप कर दी जाए तो मुमकिन है वो इंटरिम सेटअप सारे का सारा उड़ जाए। मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा हमारे आप नाजरीन को उसकी वजाहत कर सकें, क्योंकि इस पर भी आज काफ़ी डिस्कशन होती रही कि पंजाब में तो जो मामला है उस पर सबकी नज़रें, केपी में पीछे क्या चल रहा है वो ऐसी चीज़ है जो कि लोगों की नज़रों में इतनी नहीं है, अभी वो नज़रों से ओझल है। थोड़ी उसकी लीगैलिटी के हवाले से आप फरमा सकते हैं, क्योंकि आपका कहना था कि तारीख उन्होंने पहले अनाउंस नहीं की, क्या यही वजह है या कोई और भी रीजनिंग है? नहीं, मेन वजह यही है, आइन का आर्टिकल 112 अगर आप पढ़ लें और 105 को साथ मिलाकर, 112 में लिखा हुआ है कि और 105 को सामने रखकर देखिए कि पहले पोल डेट देनी है और उसके बाद जो है इंटरम सेटअप आना है। वो वहां तो इबाम कोई नहीं है, क्योंकि वहां असेंबली तहलील की है गवर्नर ने। जब गवर्नर असेंबली तहलील करेगा, सबसे पहला काम जो है उसने पोल डेट देनी है और फिर निगरान सेटअप है। ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब निगरान सेटअप के अंदर जो कुछ फैसले हो रहे हैं सर, ये भी सॉरी ऐड कर दें, इसके अंदर निगरान सेटअप में जो कुछ फैसले हो रहे हैं, तकर्रुर, तबादले, बजटिंग बहुत सारी इन्वॉल्व है, उसकी स्टैंडिंग क्या है फिर? देखिए, ये तो चैलेंज आज कोई भी करे, ये सारे का सारा कलदम हो सकता है। जब पैसे बजटिंग हो सके, शायद उसमें पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन का प्रिंसिपल आ जाए तो बचत हो जाए। पंजाब के अंदर भी इसी तर्ज के ऊपर अगर आप देखा जाए, मैं तो वहां भी समझता हूं कि पहले पोल डेट आनी है, फिर निगरान सेटअप आना है। और ये मैंने कोर्टों में भी बहस किया, मैंने फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केस में भी यही मैंने बहस किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी देखे ना, इलेक्शन हुए नहीं है, ट्रांसफर अपना स्केड्यूल आया नहीं है, पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी मर्जी के बंदे खपत हो रहा है। और हमने जो कुछ भी देखा, और ये भी दूसरे रेप्लिका है, ये मिरर है उसका। नवाज शरीफ की हुकूमत का एडवोकेट जनरल दफ्तर में 17 लोग तो वही लगा दिए जो उनके दौर के थे, देखा गया उन्होंने। और उसके बाद फिर जितनी ट्रांसफर और पोस्टिंग इन्होंने यहाँ की है, केपीके में की है, वो सारी गैर कानूनी है। आइन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस तरह ये सारा काम हो रहा है, अगर इनको आप समझें तो लग रहा है ये। और हाँ, एक बात मैं और आपको डॉक्टर साहब बताता चलूं, वफाकी हुकूमत जब वजीर कानून शोर डालते रहते हैं, उनका इस्तेहकाक क्या है, उनका सूबे से क्या ताल्लुक है? वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। सूबे में तो इस वक्त निगरान सेटअप आ चुका हुआ है दोनों सूबों में। वो सूबे जाने आप कौन है वफाकी हुकूमत, तू कौन, मैं खाम खा, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई औकात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मुसा डॉक्टर साहब, कोई औकात नहीं है इनकी कि आप बैठ के किस कैपेसिटी में आप उस गवर्नमेंट को। हमारे कानून भी तो हैं, आपके कॉलीग भी रहे हैं, कानून भी तो जानते हैं। देखिए ना, मैं तो कानूनी बात बता रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। कोई ताल्लुक नहीं है उनका, कोई कंसर्न नहीं है उनका इस हवाले से, इलेक्शनों के प्रोसेस से, सूबों के इलेक्शन के प्रोसेस से। वो सदर जाने या गवर्नर जाने या निगरान सेटअप जाने, वफाकी हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कोई एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से कोई रेंजर चाहिए होगी या कोई फौज चाहिए होगी, तो उसके अलावा उनका कोई और कंसर्न नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ एक और पैसों का, अच्छा वो मैं उनको पता नहीं है कि ये पैसे सारे जो है ना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से है। ठीक है, ये जब आईन पाकिस्तान 1973 बनाया गया तो ये चीजों का ध्यान रखा गया कि कल कोई भी के पैसे नहीं देने तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। यानी आज आप जनरल इलेक्शन कराने हो तो आपके पैसे ही नहीं है, आप रोक ले तो वो पैसे बराह रास्त निकल के आ सकते हैं। किसी वफाकी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है इस काम की। बिल्कुल ठीक है। पंचोता साहब, वेरी क्विकली सर ये फरमाइएगा कि सदर के जो इख्तियारात थे अबाउट डेट अनाउंसमेंट, इस सारे फैसले में आप उसकी एंडोजमेंट होता देख रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है अहमद पंचोता साहब से, प्रोग्राम के लिए उन्होंने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका साहब, वेरी ऑनरेबल, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।